अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मीट दी प्रोफेशनल और प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की ऐसी मायनाज शख्सियात, ऐसे प्रोफेशनल्स, ऐसे समाजी रहनुमा जो पाकिस्तान के लिए अपना शब रोज मसरूफ किए हुए हैं और आवाम की भलाई के लिए और लोगों की और बिलखुसूस यूथ की बेहतरी के लिए उनके पास इस वक्त एक बड़ा विजन है जिसको फॉलो करने की अशद जरूरत है। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारी मेहमान है जिनकी रिहाइश गाह पर एक ऑफिस में ही हम उनके मौजूद हैं और उनसे जो है आज हम आपको मिलवाएंगे। यूं तो इनका बड़ा तारुफ है, अगर सिर्फ समाजी हल्के का ही तारुफ करवाया जाए तो शायद प्रोग्राम का पूरा वक्त खत्म हो जाए, लेकिन एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते, एक मेडिकल डॉक्टर होने के नाते ये बड़े अजीम जज्बे के तहत जो अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं मोहतरमा डॉक्टर नुज़हत फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या क्या प्रोफाइल हैं वो गुफ्तगू में मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, अमूमन हम इंट्रोडक्शन में ना कोई एक प्रोफाइल बता देते हैं, लेकिन आपकी शख्सियत को जब स्टडी करते हैं तो इतने सारे माशाल्लाह आपके डेक्यूरम्स और प्रोफाइल्स या इंट्रोडक्शंस हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज का प्रोग्राम हम उसी से शुरू करें कि एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते आप कहाँ पर आजकल सर्विस अपनी फराहम कर रही हैं, किस हॉस्पिटल में होती हैं और वहाँ आप किस चीज़ की डॉक्टर हैं? ओके, मैं आखन यूनिवर्सिटी में एज ए कंसल्टेंट काम कर रही हूँ, यूरोलॉजिस्ट और सर्विस लाइन चीफ। उसके अलावा मैं कोई गोड फिशला सेंटर में एज ए ऑनरी कंसल्टेंट भी काम करती हूँ। सही। अच्छा, इसके अलावा हम आपकी समाजी खिदमत माशाल्लाह कई अरसे से देख रहे हैं और आपका नाम गूगल पे भी अगर लिखा जाए ना तो बहुत सारी ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ की वीडियोस आती हैं। कभी आप साहिल वेलफेयर का कभी जिक्र हम देखते हैं, कभी उल्फत का देखते हैं, और भी बहुत सारी एनजीओज हैं जहाँ पे आप एज गेस्ट स्पीकर भी जाती हैं। तो ज़रा बताएं हमारे नाजरीन को, नौजवानों को, किन किन फोरम्स के साथ आप अटैच हैं? सबसे पहले तो मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैं फाउंडिंग मेंबर भी हूँ और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। उसके अलावा साहिल वेलफेयर एसोसिएशन में मैं डायरेक्टर हूँ। उसके अलावा नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव सर आरिफुल्लाह हुसैनी ने बनाई थी, उसमें भी डायरेक्टर हूँ। उसके अलावा सिना ट्रस्ट में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में हूँ। ह्यूमैनिटी इनिशिएटिव को मैं मेंटोर करती हूँ। उसके अलावा मंजिल एक एजुकेशनल फाउंडेशन है, उसमें भी एज ए एडवाइज़र हूँ। माशाल्लाह। तो इतने सारे ये समाजी प्रोफाइल्स, फिर आपका एक प्रोफेशन। उसके अलावा KRT कराची रिलीफ ट्रस्ट में मैं वॉलंटियर करती हूँ, उनके मेडिकल सेक्शन को देखती हूँ। माशाल्लाह जी। अच्छा, आपको रिसेंटली बिफोर 2 इयर्स या कुछ साल पहले पाकिस्तान नेवी की जानिब से एक अवार्ड भी मिला है। मैं चाहता हूँ वो भी थोड़ी सी तफसील जो है ना हमारे यूथ को मालूम हो सके। मुझे 2018 में लेटर ऑफ कमेंडेशन मिला था नेवल चीफ की तरफ से। अच्छा। उसके नेक्स्ट ईयर मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला था फॉर माई पब्लिक सर्विस। उसके 1 साल के बाद फिर मुझे पाकिस्तान नेवी ने ऑनररी सर्जन कमांडर का रैंक दिया था। सर्जन कमांडर का ये माशाल्लाह एक बड़ा रैंक है। आई एम द 6th सिविलियन सिंस 1947 जिसको ये ऑनर मिला है माशाल्लाह, एंड द फर्स्ट वुमन टू। जबरदस्त। नहीं, सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि हम मार्च में, जब मार्च का महीना चल रहा है और खवातीन से बड़ा मंसूब है और काबिल तरीन खवातीन से मंसूब है, तो उसमें पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ की बात है और ख़वातीन के लिए कि वो सीखें आपसे कि माशाल्लाह जितनी आपने खिदमत अंजाम दी अवामी फलाही कामों में, तो पाकिस्तान नेवी ने फिर उसके एजाज़ में, और आप पहली खातून हैं। तो डॉक्टर साहब, कितना टाइम हो गया इन समाजी खिदमत में आपको? कितने सालों से जो है आप ये सब कर रही हैं? 2005 के अर्थक्वेक में हमने शुरू किया था काम। उस वक्त तो मैं रेजिडेंट थी आगा खान में, ठीक है। उसके बाद 2010 फ्लड्स में एक मेजर काम था जो हमने किया था, पाकिस्तान नेवी के साथ काम करना शुरू किया और उनकी ठट्टा सजावल बाईपास पे टेंट सिटी बनी थी जिसको हमने 5 से 6 महीने कवर किया था। उसके बाद फिर नॉन डिजास्टर्स मेडिकल कैंप शुरू हो गए। 10 और 11 में फ्लड्स का काम किया था। उसके बाद फिर नॉन डिजास्टर्स मेडिकल कैंप्स की एक लंबी फहरिस्त है जो कि हर साल पूरी कोस्टल बेल्ट सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पे हमारे मेडिकल कैंप्स होते हैं पाकिस्तान नेवी के साथ मिलके। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स फराहम करती है, बाकी सारी चीज़ें नेवी सपोर्ट करती है इसमें। वो नॉन डिजास्टर्स मेडिकल कैंप शुरू हो गए। उसके बाद फिर अर्थक्वेक अफगान में, नेपाल भी मैं गई, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया कराची रिलीफ ट्रस्ट के बैनर से। चित्राल के अर्थक्वेक में हमने पाकिस्तान का पहला टेली साइकाइट्री इंटरवेंशन इन अ डिजास्टर सेटिंग पूरा रोल किया प्रोग्राम, और कोई 8 से 9 महीने वो प्रोग्राम चला। उसके अलावा फिर हीट वेव, बॉम्ब ब्लास्ट, ड्राउट जब थर में हुआ तो हम वहाँ भी पहुँच गए।
सही। फिर एक्सपो में कोविड में जो जी, आइसोलेशन सेंटर सबसे बना बड़ा। था जी, सो उसका पूरा कोर प्लानिंग टीम को मैंने हेड किया था। अच्छा, तो वो पूरा आइसोलेशन सेंटर कराची में। जी बिल्कुल कराची में मैंने हेड किया था, और उसको काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से हमने चलाया था। और मेरे ख्याल से कराची ही वो वाहिद शहर रहा जो इतनी बड़ी आबादी है, इतने ज्यादा नफूस के साथ कोविड से हम उस कदर बेहतर रहे बनिस्बत बिल्कुल। दूसरे शहरों के। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता हुई, एकेडमिक लाइफ में एमबीबीएस किया आपने, तो बचपन में आपके क्या एकेडमिक माहौल थे उस वक्त? क्योंकि आजकल की यूथ को तो बड़ा डिफरेंट एकेडमिक माहौल मिलता है, और बिल्कुल। किसी ने काउंसलिंग आपकी की थी, ये डॉक्टर बनने का शौक कहाँ से बेदार हुआ था? वेल समहाउ शुरू से शौक था। मेरे सही। 2 मामू डॉक्टर हैं, अच्छा, सो उनको देख के भी, और फिर जब मस्कत से मैंने किया था इंटर और अच्छा। मैट्रिक, ठीक है, सही। तो वहाँ से भी हम लोग को बस ये था कि मेडिसिन डॉक्टर करनी बनना है, है। डॉक्टर बनना है। फिर यहाँ पर कराची मैं आ गई, अम्मी अबू वहीं मस्कत में, फिर दुबई अबू धाबी, सो मैं अकेले आई थी यहाँ पे। अच्छा। उसके बाद फिर एमबीबीएस किया। फिर उसके बाद मुझे समहाउ शुरू से सर्जरी का शौक था, तो जब हाउस जॉब की और लोगों को बताया कि मुझे सर्जरी करनी है, तो उन्होंने कहा लड़की सर्जरी करेगी, छोड़ो अच्छा। और कुछ और काम करो। मैंने कहा नहीं, अब तो यही करना है। सही। फिर यूरोलॉजी की FCPS यहाँ कराची से किया, फिर फेलोशिप ऑफ यूरोपियन बोर्ड यूरोलॉजी किया, उसके बाद फिर FACS, और उसके बाद रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी की फेलोशिप मेरी इजिप्ट की है, और पेल्विक फ्लोर रिकंस्ट्रक्शन फीमेल यूरोलॉजी की एक क्लीवलैंड क्लिनिक US से मैंने फेलोशिप की है। अच्छा, यानी ये भी एक तसलसल चलता रहा पढ़ाई के मुकम्मल होने के बाद भी? बिल्कुल। और फिर जहाँ जहाँ से आपने ये सब चीजें कंप्लीट की, और देन उसके बाद अब माशाल्लाह से आप आगा खान के अंदर अपनी जी, सर्विसेज मेरी रेजिडेंसी भी आगा खान की ही है। सही है। और फिर सारी फेलोशिप्स करने के बाद मैं 2009 में US से वापस आई थी, तो तब से तो तब कितने तक साल आपने इस प्रोफेशन को अभी तक दे दिए हैं? 94 में मैंने MBBS किया था। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप अंदाजा लगा लें, 27-28 साल। मैं ऐसे थोड़े से साल गुजरे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ये कहते हैं कि नौजवानों को जो है डॉक्टर बनने का वाकई शौक होता है और वो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, लेकिन उनको 2 चैलेंजेस दिखाई देते हैं। एक तो ये कि ये फील्ड या ये पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम फोकस मांगती है, यानी बहुत डेडिकेशन चाहिए होती है बनिस्बत इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या दीगर शोबों के या कॉमर्स की साइड के अलावा। और दूसरा, ये बड़ी एक्सपेंसिव पढ़ाई भी समझी जा रही है। तो आपका इस पे क्या नज़रिया है, आपकी इस पे क्या सोच है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में हमारे डॉक्टर्स की तादाद कम हो रही है बनिस्बत दूसरे प्रोफेशंस के? तादाद तो खैर कम नहीं होने वाली। अच्छा। हाँ, उसमें जेंडर का तनासुब डिफरेंस हो रहा है, जो हम देख रहे हैं कि लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं, लड़के कम आ रहे हैं। उसकी एक वजह शायद ये है कि 5 साल तो आपने खाली पढ़ाई की, उसके बाद फिर आपकी हाउस जॉब है, फिर रेजिडेंसी है, सो बाय द टाइम यू डेवलप योरसेल्फ, इसमें काफ़ी टाइम वक्त लग जाता है, और फिर पढ़ाई तो कभी ख़त्म नहीं होती। सही। आज भी पढ़ना पड़ता है, बुक्स सही। देखनी पड़ती हैं, आर्टिकल्स देखने पड़ते हैं, तो एक लंबा अरसा लगता है आपको अपने आप को डेवलप करके एस्टैब्लिश करने में। सो आज की जनरेशन चाहती क्विक फिक्स हो जाए, बस साल 2 साल 3 साल 4 साल आप जो करना है करें, एंड देन यू शुड स्टार्ट अर्निंग अ लॉट। सो उसमें ज़ाहिर है आपको टाइम, मेडिसिन जिसको शौक नहीं है ना उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये और शौक सर्जरी वाली तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यू नीड टू हैव अ पैशन, यू नीड टू हैव अ ड्राइव, यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल टू डू इट। सही। हर कोई नहीं कर सकता। आधी रात को जब फ़ोन कोई करे तो आपको तैयार होना चाहिए कि उसके आप हेल्प करेंगे, या ट्रेनिंग में आपने नाइट्स करनी है और सोने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सही। तो ये टफ फील्ड है फॉर श्योर। ज़बरदस्त। और ऐसे ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे, यूथ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। इस फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में भी क्या यही कॉन्सेप्ट है कि लोग अपने क्लिनिक्स, अपने हॉस्पिटल्स खोलना चाहते हैं? ये एक मुश्किल काम है अगर खोलना चाहते हैं तो, बिकॉज अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं और हर काम को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो फिर ये इतना आसान नहीं है। जैसे मुझसे बहुत लोग कहते हैं आप अपनी क्लिनिक क्यों नहीं खोल लेती प्राइवेट? सही। जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, सर्जन्स खासतौर से वैसे भी प्राइवेट क्लिनिक्स खोल के अगर बैठ भी जाएं तो वो ऑपरेशंस कहाँ करेंगे? तो उसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर मैनेज करना उसको, ये बड़ा एक मुश्किल मरहला है। यानी हॉस्पिटल की भी पूरी एक मैनेजमेंट है, एक साइंस है। एक साइंस है, और अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, सही तरीके से करना चाहते हैं तो मुश्किल रास्ता है। सही। अच्छा, इतना माशाल्लाह आपका जिस शोबे में भी हम देख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसी में आपका पैशन है, यानी चाहे मेडिकल फील्ड हो चाहे सोशल वर्किंग हो।
आपने कैसे मैनेज किया अपने टाइम को? ये हर कॉमन वुमन तो नहीं कर सकती। टाइम तो देखें सबके पास होता है, ये मेरे चॉइस है कि मैं घर आके पैर पे पैर रख के चाय पीना चाहती हूँ या मैं उसी इवनिंग टाइम को कहीं यूटिलाइज करना चाहती हूँ। सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप टाइम निकाल लेते हैं और फिर आपके आस जैसे अ लॉट गोज टू AKU। अगर AKU मुझे ये काम ना करने दे तो मैं नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल जितने डिजास्टर्स में मैं गई हूँ कोई छोड़ा नहीं है मैंने। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, आप डिजास्टर को फॉलो करती है या डिजास्टर आपको फॉलो कर। तो यू नो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है, आपकी फैमिली सपोर्ट करती है। सही। मैं घर में कहाँ पाई जाती हूँ, ज़्यादातर तो मैं कहीं किधर कभी किधर, तो वो यू नो सपोर्ट होता है तो आप ये काम कर पाते हैं, वरना नहीं। अच्छा, मैं समझता हूँ इसमें कहीं इंस्पिरेशन भी है कि आप किसी से इंस्पायर होते हैं अपनी अर्ली लाइफ में या एकेडमिक लाइफ में, वही फिर आपको आगे ड्राइव कर रही होती है चीज़। ऐसा है आपकी लाइफ में, ऐसा था? मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह ताला ने एक जिक्सॉ पजल बनाया हुआ होता है और फिर हर बंदा आके उसमें फिट होना शुरू हो जाता है। सही। और फिर आपकी अपनी पर्सनल ड्राइव होती है जो आपको लेके आगे चलती है। फॉर एग्जांपल जब मैं US से वापस आई 2009 में, फेलोशिप किसी के पास नहीं थी जो मैं US से काम करके आई थी, ठीक है। फिर फ्लड्स आ गए तो किसी छोटे सी जगह पे सिंधी सीखी, उससे पहले नहीं आती थी। और वहाँ पे चूंकि डिजास्टर हो तो यू बिकम अ जनरलिस्ट फ्रॉम अ सब सुपर स्पेशलिस्ट, बिकॉज आपको डैमेज कंट्रोल करना है। तो आई वॉन्टेड टू डू इट, बट अ लॉट ऑफ पीपल मेड फन ऑफ मी कि ये फेलोशिप करके और अब ये पैराडॉल लिखने जा रही हैं छोटे से सिंध में कहीं किसी फ्लड्स के इलाकों में। तो ये फिर आपकी अपनी पर्सनल ड्राइव होती है कि आप कुछ करना चाहते हैं। तो आई वॉन्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट। मुझे मेरे मुल्क ने कितनी इज्जत दी है, कितना कुछ दिया है, तो मुझे दिस इज़ माई टाइम टू गिव इट बैक टू माई ओन कंट्री। मैं किसी भी मुल्क में जाके काम कर सकती हूँ बिकॉज फीमेल्स इन यूरोलॉजी आर अ रेयर ब्रीड, बहुत कम आपको दुनिया में मिलेंगी। आप जैसे काबिल लोगों को तो बाहर मुल्क में भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज बहुत ऑफर्स आती हैं, बिल्कुल आती हैं। क्यों आपने पाकिस्तान को ही चूज किया? आई एम समबडी हियर। वैसे तो कहीं भी जाके बंदा अपनी शनाख्त बना सकता है, लेकिन ये मेरा अपना मुल्क है तो मुझे यहीं रहना है और यहीं मरना है। तो यही सोच के मैं वापस आई थी। वरना जब मैं US में फेलोशिप कर रही थी मुझे ऑफर तब भी थी कि वापस जाने की क्या ज़रूरत है, आप यहीं रह जाएं, यू विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम। सो मैं कहा नहीं, मैं एक मकसद लेकर आई थी कि मुझे अपनी फील्ड में हाईएस्ट डिग्री की ट्रेनिंग लेनी है। जो कुछ वहाँ नहीं हो रहा वो मुझे सीख के वापस लेके जाना है। तो वो तो मैं लेके आ गई। फिर अभी तक ऑफर्स आती रहती हैं, लेकिन क्यों भाई, मेरी ख़वातीन को यहाँ ज़रूरत नहीं है मेरी। सही। अच्छा, पाकिस्तान में आप समझती हैं कि वुमेन डेवलपमेंट जिस तरह होनी चाहिए थी वो तो सबको ही पता है कि वैसे नहीं हो पाई, ना लिटरेसी में, ना हेल्थ में, ना एजुकेशन में। इसका क्या हल निकल सकता है? आप बेसिक लेवल से लोगों को पढ़ाना शुरू करें, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, फिर सेकेंडरी, और उसके बाद फिर जो कुछ बनना चाहता है उसको उसके मौके मिलने चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल। इसी तरह से चल सकते हैं। लेकिन जब मैं US गई थी तो मेरे एक मेंटोर ने कहा कि आप प्रेजेंटेशन आपको करना है, ग्रैंड राउंड करें। तो मैं कहा मैं पाकिस्तान पे करूँगी। तो लुक एट मी, अच्छा करो। उसकी आखिरी स्लाइड में मैंने 2 फिंगर्स दिखाई थी, एक मेल की थी एक फीमेल की थी, और हम बराबर बराबर चल रहे थे। और मैंने उनसे कहा कि अगर आज मेरे पेरेंट्स मुझे US ना आने देते तो मैं वहीं बैठी भी होती। लेकिन चूंकि मुझे आने दिया, सो आई कैन ईजीली वॉक विद द काउंटर पार्ट्स ऑफ द ऑपोजिट जेंडर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौके मिलते हैं। हाँ, हम उसको उस तरह से शायद कैपिटलाइज नहीं करते, या लोगों को पता नहीं होता, या फिर हम उनको इनकरेज नहीं करते। जैसे मुझे हर्डल्स मिलते हैं, इसी तरह आज भी कोई बच्ची अगर कहे कि उसको सर्जरी करना है और फिर वो कहे कि उसको यूरोलॉजी करना है, तो शी वुड स्टिल हैज़ टू फेस अ लॉट ऑफ आईब्राउज। सो मेरे मेंटोर्स ने, जो कि मेल थे, उन्होंने ये कहा था यू शुड बी व्हाट यू वांट टू बी। तो आज जब कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि मुझे ENT करना है या मुझे ऑफ्थल्मोलॉजी करना है, तो मैं कहती हूँ यू शुड बी व्हाट यू वांट टू बी, बिकॉज जो आप इंजॉय कर सकते हैं सारी जिंदगी, उसी को अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, वरना नहीं आप कर सकते। माशाल्लाह, इतना सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद और इतने अहम मकाम पे अपनी सर्विसेज लेने के बाद, अब फ्यूचर स्कोप आपने अपने लिए क्या तय किया हुआ है? पॉलिटिक्स में आएंगी या फिर आई विश ये पॉलिटिक्स डर्टी ना होती तो मैं सोचती। मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। अभी तो मैंने शायद शुरू किया है अपना सफ़र, और आई थिंक जो एक मेन काम है जो कि मेरा शायद 3rd करियर बनेगा, वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अच्छा। सो मैं चाहती हूँ कि उसमें
मैं कोई डिग्री लूँ, डिग्री लें मतलब आप उसमें पूरा स्टडी करेंगी? मास्टर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट सही। इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की कोर्सेज, सो दैट हम अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को किसी भी किस्म के डिजास्टर के लिए प्रिपेयर कर सकें। लेकिन जो पाकिस्तान में नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट सेल्स बने हुए हैं और हम उनके नाम अक्सर खबरों में ही सुनते हैं, अल्लाह ना करे जब पाकिस्तान में कोई ऐसा मौका आता है डिजास्टर का, डू यू थिंक कि उनमें बड़ी अभी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, या ट्रेनिंग्स नहीं है, या वो सही लोग सही मनसब पे नहीं आते? आई थिंक ये एक ओपन फील्ड है, इसमें कम काम हुआ है, सिवाय इसके कि फोर्सेस को पता है कि उनको क्या करना है। सही है। बाकी जगहों पे, बाकी लोगों पे, बाकी इंस्टीट्यूशंस में अभी बहुत काम बाकी है। ठीक है, हमारा इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए कि अच्छा फ्लड्स आ गए, ये बटन दबे, उनको पता होना चाहिए ये करना है, ये एसओपीज हैं, ये करना है, ये करना है, आप ये देखेंगे। अभी उस किस्म की चीजें नहीं है उस तरह से बल्कि बनाई उस वक्त जा रही होती हैं एसओपीज जब हो जाती है। हाँ, अब जैसे 2005 के अर्थक्वेक ने बहुत कुछ सिखाया। ठीक है, सो अर्थक्वेक के अपने एसओपीज हैं, ड्राउट के अपने हैं, कोविड के अपने हो गए। हर डिजास्टर की, हीट वेव आई तो हमें पता लगा अच्छा हीट वेव भी हो सकती है, हीट एग्जॉशन होती है, ये उससे पहले किसी हम में से तो किसी ने नहीं सोचा था। तो इस तरह से डिफरेंट डिजास्टर्स की तैयारी, या एटलीस्ट कहीं तो पता हो कि अच्छा ये रिसोर्सेज को टैप करना है तो हम ये एक आध दिन में विल बी रेडी विद व्हाटएवर वी हैव टू डू। सो ये प्रिपेयर्डनेस जो है ना, इसके कोर्सेज पहले मैं खुद अपने आप को पढ़ा लूँ, उसके बाद लोगों को पढ़ा। यूथ को आप क्या मैसेज देंगी कि वो वॉलंटियरिज्म की तरफ आएं और इस चीज़ों में, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है या रेस्क्यू है, इसमें यूथ का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। बिल्कुल रोल है, लेकिन दिखाई नहीं देता। मेरा ख्याल है उनको एक चैनलाइज करने की जरूरत है। हमने किया था हीट वेव के नेक्स्ट ईयर, हमने एक फौज तैयार की थी मेडिकल स्टूडेंट्स की। अच्छा। 6 मेडिकल कॉलेज के बच्चे हमारे साथ थे, एक फौज थी हमारे पास, एक बटालियन बनाई थी हमने, और वो बच्चे इतने पैशनेट, इतने अच्छे थे कि उन्होंने खुद ही सोचा कि ये ड्रॉबैक्स हैं, या ये काम नहीं आता तो हमें सीख लें। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने खुद ही कहा कि हमें कैनुला लगाना नहीं आता, तो दे हैड देयर वर्कशॉप जिसमें उन्होंने सबने अपने कैनुला लगाना सीखा। तो हमने 3 यूसीज को सिलेक्ट किया था और वहाँ पे हमने अपने सेंटर्स बनाने थे। अगर नेक्स्ट ईयर उसके हीट वेव आ जाती तो अल्लाह का शुक्र है कि नहीं आई, लेकिन वी वर ऑल रेडी विद ऑल द यूथ, इसमें डॉक्टर्स एंड नॉन डॉक्टर्स दोनों थे। सो अगेन, अगर आप डॉक्टर नहीं भी हैं और आप किसी भी डिजास्टर में काम करना चाहते हैं तो आपका अपना एक रोल हो सकता है, डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं, हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि डिजास्टर में एक डॉक्टर नहीं खड़े होने ठीक है, तो सबका अपना रोल है। यानी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग तो कम से कम यूथ को होनी चाहिए, बिल्कुल मैंडेटरी होनी चाहिए, ताकि वो आइडेंटिफाई करें और फिर हेल्प कर सकें। ठीक है। अच्छा, मैं लास्ट में ये जानना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान में यूथ को प्रोफेशनलिज्म की तरफ लाना चाहते हैं। आप जैसी शख्सियात जो हैं वो एक रोल मॉडल हैं उनके लिए, तो डू यू थिंक कि हमारी यूथ इंटरनेट और डिजिटल मीडिया और इस 5th जनरेशन की वजह से जो है अपने ट्रैक से हट गई, यानी उनको अपने करियर का अब इतना फोकस नहीं रहा बनिस्बत इसके कि वो टिकटॉक और मुख्तलिफ ऐप्स की जो है जीनत बन गई है? मेरा ख्याल है आज का जो बच्चा है ना, या आज की जो यूथ है, वो बहुत स्मार्ट है। हम तो नहीं थे ठीक है, हमें तो किताबें पढ़नी पड़ती थी, इंटरनेट भी नहीं था जब हम स्टूडेंट थे। ठीक है, तो आज का बच्चा एक तो कॉन्शियस है, उसको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और फिर जब वो अपने लिए कोई करियर पाथ सिलेक्ट करता है तो वो सारी चीज़ों को, प्रोज एंड कॉन्स को बैलेंस कर सकता है। बिकॉज इतना इन्फॉर्मेशन है, ये फ़ोन उसके हाथ में, तो दुनिया आपके हाथ में ना, हमारे हाथ में नहीं थी अब उसका यूज़ कर रहा है कि मिस यूज़ कर रहा है, ये उसके ऊपर है। लेकिन आई थिंक लोग ट्रैक पर आ रहे हैं, उनको समझ आ रही है कि यहाँ से ये रास्ता सही है तो ये चुनना है। सही है। मेरा अपना ख्याल ये कि आज यूथ बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब, आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर टाइम, और आपसे गुफ्तगू करके और जितना कुछ हम जान सके, मैं समझता हूँ कि अभी भी हमने उतना नहीं जाना जितना सर्व आप पाकिस्तान के लिए कर चुके हैं, और उम्मीद है बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए कि इसी तरीके से आप इसका सफ़र आगे मजीद बढ़े। थैंक यू सो मच। तो यूथ, स्टूडेंट्स एंड नाजरीन, आपका इस हवाले से क्या फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में और स्क्रीन पे मौजूद ईमेल आईडी के थ्रू हम तक पहुंचा सकते हैं। आज डॉक्टर नुज़रत फारूकी साहिबा हमारी मेहमान थी, और बीइंग अ प्रोफेशनल उन्होंने जो हमारे सामने रखी हैं कुछ नसीहतें, कुछ डायमेंशंस, यकीनी तौर पे हम सबके लिए वो कारआमद रहेंगे। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।